कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th बायोलॉजी अध्याय 2 जिसका नाम है शोषण। ठीक है स्टूडेंट, शोषण के मैं आप लोगों को टोटल वीवीआई क्या स्टूडेंट टोटल वीवीआई अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आप लोगों को केवल इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए है, बताइए। यानी कि इनमें से जो है कि किसका उपयोग कोशिका द्वारा, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो ग्लूकोज का स्टूडेंट। ठीक है, ग्लूकोज का जो उत्पादन होता है ना, ये ऊर्जा के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है, बताइए। वो किस क्रिया के द्वारा पहुंचता है, तो विसरण के द्वारा पहुंचता है। ठीक है स्टूडेंट, किसके द्वारा पहुंचता है, विसरण के द्वारा। चलिए तीसरा नंबर का जवाब दीजिए आप लोग कि मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं, अर्थात मनुष्य का जो ट्रेकिया होता है, जो हमारे शरीर के अंदर होता है, ट्रेकिया में पाए जाते हैं उपास्थि। ठीक है स्टूडेंट, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ये सभी के सभी प्रश्न जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखिए यहाँ पर कि शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। शोषण का जो प्रक्रिया होता है ना, उसमें खाद्य पदार्थ का मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो विघटन होता है। क्या होता है, विघटन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 5 नंबर का देखिए कि अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है। पूछ रहा है कि अवायवीय शोषण जो होता है ना कोशिका के किस भाग में होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है स्टूडेंट, कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न है 6 नंबर, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। आप लोग खुद जानते हैं कि हम लोग जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट ये 6 वीवीआई ऑब्जेक्टिव था। अब आइए हम लोग 7 नंबर का देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट 7वां नंबर का प्रश्न है कि आणविक ऑक्सीजन, क्या स्टूडेंट, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट होता है ना, ये पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। किस यौगिक में होता है बताइए। लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल या फिर साइट्रिक अम्ल, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल में। किस में स्टूडेंट, लैक्टिक अम्ल में। चलिए अगला यहाँ है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहता है, जो पौधा होता है ना उसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है, तो उसमें रंध्र रहता है। ठीक है, क्या रहता है, रंध्र से गैसों का आदान प्रदान हो पाता है। 9 नंबर का है कि निश्वास, ठीक है, द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहता है, CO2, O2, पायरुवेट या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो याद रखिएगा उसमें क्या रहता है स्टूडेंट, CO2 रहता है स्टूडेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। जैसे कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो अंदर क्या गया, ऑक्सीजन जाता है, अंदर ऑक्सीजन गया, और बाहर अगर निकलता है वही है कि निश्वास द्वारा निकली वायु रहता है। कैसा, कौन होता है, तो वो CO2 होता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का देखिए यहाँ क्या है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है, तो शोषण क्रिया द्वारा होता है स्टूडेंट। किस क्रिया द्वारा होता है, शोषण क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 11 का है कि पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है। भोजन अणुओं का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। 12 नंबर का कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक क्या होता है। ठीक है, यानी कि क्या नाम है उसका। ठीक है, तो उसका नाम है ATP के रूप में होता है। किस रूप में, ATP उसका नाम है। चलिए अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित कौन शोषण क्रिया के उपरांत बनता है, अर्थात कौन है जो शोषण क्रिया के उपरांत बनता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और ये H2O। ठीक है, और जल भी क्या होता है, बनता है कब, तो शोषण क्रिया के उपरांत क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O।
ठीक है। H2O मतलब क्या हुआ, जल होता है एवं ऊर्जा भी मुक्त होता है। आई होप आप लोग यहाँ भी समझ गए होंगे 13 तक। स्टूडेंट आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं, ठीक है, भारत का कौन कोना से देख रहे हैं, आप ज़रूर एक बार कमेंट करेंगे। चलिए 14 नंबर का है कि ग्लूकोज कितने कार्बन के बना जो है कि अणु होता है, तो वो होता है, इसका सूत्र क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12। यहाँ देखिए C6H12O6। तो यहाँ देखिए कार्बन 6 है ना, तो देखिए 6 कहाँ है यहाँ पर, समझ में आया ना। ये उसका क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। चलिए 15 नंबर का स्टूडेंट यहाँ पर कि किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण जो है कि होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अवायवीय शोषण में। किस में होता है, वही यहाँ दिया कि किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है, तो अवायवीय शोषण में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है बता सकते हैं, तो वो किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट, तो किण्वन कहलाती है। चलिए अगला देखिए यहाँ क्या है कि निम्नलिखित में किसमें किण्वन क्रिया होती है, अर्थात पूछ रहा है कि किसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है, तो ईस्ट में होती है स्टूडेंट। किसमें होती है, ईस्ट में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पर 18 नंबर का कि बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियाँ, अर्थात हमारा जो मांसपेशी होता है ना, में कैंप या जो है कि तकलीफ़ क्यों होने लगती है, इसका रीज़न क्या है, आखिर क्यों हम, जैसे कि आप कभी भी ज़्यादा चलिएगा और या कोई काम अगर ज़्यादा कीजिएगा तो देखिएगा उस दिन बहुत दर्द होगा, तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न यही है कि अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का संचयन हो जाता है हमारे शरीर में। किसका, लैक्टिक अम्ल का संचयन हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। 19 का है पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है स्टूडेंट, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है, पायरुवेट का जो पूर्ण ऑक्सीकरण है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए 20 नंबर का देखिए, यहाँ देखिए अलग अलग स्लाइड के रूप में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बाकी के अध्याय जैसे कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है, तो उसे आप लोग ज़रूर समय निकाल के देखेंगे। चलिए यहाँ पर क्या है 20 नंबर का देखिए कि ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होता है, किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होता है, तो रंध्रों के द्वारा, पत्तियों में जो छिद्र होता है रंध्र उसके द्वारा भी, वात रंध्रों के द्वारा भी, और अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्या है, यहाँ देखिए कि पौधों में श्वसन किस क्रिया जो है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है, पौधा में जो श्वसन होता है ना वो किस भाग में होता है, वही पूछ रहा है किस भाग में होता है, जड़ में होता है, तना में होता है, पत्तियों में होता है, या प्रत्येक भाग में होता है, तो प्रत्येक भाग में होता है। ठीक है, पौधों में जो श्वसन है जड़ में भी, तना में भी, पत्तियों में भी होता है। 22 का है कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है, धीमी होती है, तीव्र होती है, कभी धीमी कभी तीव्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन धीमी होती है। ये नहीं कि हम लोग जैसे लेते हैं ना स्पीड में सांस, वैसे ऐसा नहीं होता है। चलिए 23 का देखिए क्या है यहाँ पर कि टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित में से किसके द्वारा होता है, तो ट्रेकिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, ट्रेकिया के द्वारा। चलिए अगला है यहाँ पर कि फेफड़े द्वारा, हो ये तो ग का ऑप्शन है, किस जंतु में श्वसन गैस, ठीक है स्टूडेंट, किस जंतु में श्वसन गैसों जैसे कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। रक्त और किसके बीच स्टूडेंट, रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मछली में ऐसा होता है। मछली में क्या, मछली जब सांस लेती है तो कैसे सांस लेती है, आपको पता होगा कि उसमें उसके अंदर एक गलफरा होता है और वो पानी में मौजूद ऑक्सीजन का ही उपयोग कर पाता है। लेकिन हम लोग के अंदर अगर गलफरा रहता तो हम लोग भी पानी के अंदर जा के सांस लेते हैं और मजाज पानी के अंदर घूमते हैं। ठीक है, गर्मी में तो उसी के अंदर घुसल रहते हैं क्योंकि हम लोग के पास गलफरा रहता है, तो हम लोग सांस ले पाते पानी के अंदर भी, लेकिन हम लोग के पास तो है नहीं, जिसकी वजह से हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं। चलिए अगला है कि निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है, तो कछुआ में मेरे प्यारे बच्चों श्वसन जो है ना फेफड़े के माध्यम से होता है। अगला है कि मनुष्य में नासिका वेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है वो क्या कहलाता है,
बता सकते हैं वो क्या कहलाता है? प्रघान या प्रकोष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रघान या प्रकोष्ठ। ठीक है, 26 तक देख लिए। अब आइए 27 का देख लेते हैं। लगभग मैं आपको 35 से 37 प्रश्न कराने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नांकित में कौन सीधे वायु कोश या एल्वियोलाई में खुलता है? कौन खुलता है? तो वायु कोशिका, ठीक है, वाहिनियाँ खुलता है। ये ऑप्शन नंबर घ। अगला है कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? वक्ष गुहा को क्या करती है स्टूडेंट? तो उदर गुहा से अलग करती है। कौन? तो श्वसन के दौरान जब जो है कि क्या, तो डायफ्राम करती है। देखते हैं, पता ही नहीं चलता। इसको मैं कलर कर दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन होगा उसको मैं कलर कर दूंगा, ये ऑप्शन को ब्लैक ही रखूंगा। ऐसे में पता ही नहीं चलता क्या हो। ठीक है, चलिए फिर से समझ लीजिए कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो डायफ्राम होती है। ऑप्शन नंबर क, डायफ्राम होता है। चलिए अगला है कि श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब वक्ष गुहा फैल जाता है। तब क्या होता है? वक्ष गुहा फैल जाता है। आप लोग जब ऑप्शन में टिक लगाएंगे तो पहले प्रश्न को और ऑप्शन को अच्छा तरीक़ा से पढ़ लेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए 30 नंबर का देखिए यहाँ स्टूडेंट क्या है 30 का, कि शीर्य रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होता है? तो बहुत कम होती है स्टूडेंट। क्या होता है? हवा की अपेक्षा बहुत कम होती है। क्यों ना 31 का देख ले हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, किसका? तो 31 का देखिए यहाँ क्या है कि एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। किससे होता है? कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। चलिए 32 का देखिए क्या है कि निम्नलिखित में श्वास नली या ट्रेकिया, क्या स्टूडेंट? निम्नलिखित में श्वास नली या ट्रेकिया के लिए क्या सही है? ट्रेकिया के लिए क्या सही है स्टूडेंट? तो शाखित तथा वायु से भरी होती है। क्या होती है? शाखित होती है और वायु से क्या होती है? भरी होती है। चलिए अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो आप कहिएगा सर इसका ऑप्शन कहाँ गया? तो यहाँ है स्टूडेंट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर चलिए फिर से समझिए, दिख रहा है क्या? वहाँ देखिए, प्रश्न पहले समझ लीजिए। 33 नंबर कहाँ गया? चलिए ये रहा 33 नंबर। प्रश्न समझिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन है जो कि मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? नासिका छिद्र, श्वास नली, गिल्स या रक्त? कौन है जो भाग नहीं है स्टूडेंट? तो ये गिल्स। गिल्स तो मछली में ना होता है, तो यही भाग नहीं है। ठीक है, ये मछली के लिए है गिल्स। ठीक है, चलिए 34 का देखिए क्या है यहाँ पर कि मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलता है? यानी कि भीतर की ओर वो सीधे कहाँ खुलता है? बताइए, इसका जवाब क्या होगा स्टूडेंट? बता सकते हैं 34 का क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा बताइए? मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलता है? बताइए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा? नासिका वेसों में खुलता है। कहाँ खुलता है? नासिका वेसों में। चलिए अब प्रश्न ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 प्रश्न है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। 35 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है। क्यों होती है? तो याद रखिएगा, घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, इसलिए क्या होता है? घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, इसलिए ऐसा होता है। वही एक बार फिर से समझ लीजिए कि मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारी को जो है ना सूंघने की क्षमता कम होती है, घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होने की वजह से। लेकिन कुत्ता सबका घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है, इसीलिए वो देखते हैं कहीं पर कुछ मरता उड़ता है तो तुरंत पता कर लेगा। चलिए अगला है कि नासिका वेश्म की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है क्या कहलाती है? मेरे प्यारे बच्चों वो क्या कहलाती है? तो कांची कहलाती है। क्या कहलाती है? कांची। अगला है कि मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 11 सेंटीमीटर होती है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने टोटल 37 प्रश्नों को देखा। हर एक प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप लोग इसे तैयारी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तैयारी कर लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह का वीडियो आप लोगों को हमारे इस चैनल पर मिलते रहेगा।